हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो जैसा कि मैंने अपने चैनल पे बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए, बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए और आपके एमबीए और एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए कई सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो उसी में से एक प्लेलिस्ट है आपकी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो जिसमें मैं ऑलरेडी आपके 10 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ 10 चैप्टर के। तो आज हम 11 चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है आपका डेलीगेशन। ठीक है, तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं, तो उसको पहले देख लीजिएगा, फिर चैप्टर 11 देखने आइएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो मतलब अगर आपका मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या मैनेजमेंट का बेसिक आपको पढ़ना है, तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें मैंने बेसिक से पढ़ाया है कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। तो मतलब अगर आपको मैनेजमेंट का डीप नॉलेज लेना है, अपना बेसिक्स क्लियर करना है, तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कॉमर्स से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको वो टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि डेलीगेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम डेलीगेशन की बात करें तो डेलीगेशन का शॉर्ट मतलब यही होता है कि आप कोई चीज किसी को डेलीगेट कर रहे हो, यानी किसी के ऊपर डाल रहे हो या किसी को दे रहे हो, पास अवे कर रहे हो। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, डेलीगेशन कहलाता है। तो सीधी सी बात है, मैनेजमेंट में हम डेलीगेशन का यूज किस लिए कर रहे हैं, तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करने की बात कर रहे हैं, अपनी अथॉरिटीज को डेलीगेट करने की बात कर रहे हैं डेलीगेशन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम डेलीगेशन वर्ड की बात करें तो ये एक लैटिन वर्ड है डेलीगेयर, उससे आया हुआ है, जिसका मतलब होता है सेंड अवे। ठीक है, मतलब कि आगे भेजना। तो इट इंक्लूड्स अ सेंस दैट एनीथिंग विच इज बीइंग सेंड अवे। तो ये एक सेंस क्रिएट करता है कि कोई चीज जो आप आगे भेज रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो। ठीक है, तो डेलीगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप टास्क को असाइन करते हो, लोगों को ड्यूटीज देते हो, उनको डिसीजन लेने की अथॉरिटी देते हो अपने अदर टीम मेंबर्स को मैनेजमेंट में। ठीक है, एज अ लीडरशिप रोल देते हो। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। ठीक है, तो इन मैनेजमेंट डेलीगेशन इज द एक्ट ऑफ असाइनिंग टास्क टू टीम मेंबर्स इन अ डिपार्टमेंट और अ प्रोजेक्ट टीम। तो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि डेलीगेशन क्या होता है, तो डेलीगेशन बेसिकली अपने टीम मेंबर्स को ड्यूटीज या टास्क असाइन करना ही होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो डिफरेंट ऑथर ने अलग अलग डिफिनीशन दी है डेलीगेशन की। तो अगर हम जॉर्ज आर टेरे की बात करें तो उनका कहना है कि डेलीगेशन मीन्स कन्फरिंग अथॉरिटी फ्रॉम वन एग्जीक्यूटिव और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट टू अनदर। तो इनके हिसाब से डेलीगेशन क्या है, किसी को अथॉरिटी देना है फ्रॉम एक यूनिट से अदर यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टू अकम्प्लिश पर्टिकुलर असाइनमेंट, कोई भी एक पर्टिकुलर असाइनमेंट को अचीव करने के लिए जब आप किसी को कोई टास्क देते हो तो वही क्या कहलाता है, डेलीगेशन कहलाता है। ऐसा आपके जॉर्ज आर टेरे बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम लुइस एलन की बात करें तो लुइस एलन का कहना है कि डेलीगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैनेजर क्या करता है, follows in dividing the work assigned to him so that he performs only that part which he can perform effectively। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, वर्क को डिवाइड किया जाता है या ड्यूटीज को असाइन किया जाता है, एंड सो गेट अदर्स टू हेल्प हिम विद द रिमेनिंग वर्क। तो इससे क्या होती है कि अदर्स की एक मदद हो जाती है रिमेनिंग वर्क को पूरा करने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। तो मतलब अथॉरिटी को डेलीगेट करना ही क्या कहलाता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। तो बेसिकली ये एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसमें मैनेजर ट्रांसफर करता है डिसीजन मेकिंग पावर और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर सबॉर्डिनेट्स को। ठीक है, कि मतलब मैंने अपने सबॉर्डिनेट को ये पावर या ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिफर्स टू द डिवीजन ऑफ लेबर एंड डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें आप जो है लेबर का डिवीजन भी करते हो और डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देते हो लोगों को, ताकि वो जो है अपने लीडर या मैनेजर को रिपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है मैनेजर्स का वर्क को डिवाइड करने का अदर पीपल्स को। ठीक है, चलिए तो अगर हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करें तो इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक आपका अथॉरिटी है, दूसरा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तीसरा आपका अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, तो तीनों चीजें आपस में रिलेटेड है, आगे हम डिटेल में समझेंगे। तो अथॉरिटीज को आप डेलीगेट कैसे करते हो, टॉप मैनेजमेंट से मिडिल मैनेजमेंट को, मिडिल मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट को। मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का प्रोसेस फ्रॉम टॉप टू डाउन चलता है। ठीक है, चलिए तो एलिमेंट्स की बात करें तो 3 मेन एलिमेंट्स है डेलीगेशन के, एक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, एक आपका अथॉरिटी हो गया और तीसरा आपका अकाउंटेबिलिटी हो गया। ठीक है, चलिए
तो इन तीनों को डिटेल में समझते हैं हम। तो अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ सबॉर्डिनेट्स ऑब्लिगेशन। तो ये एक सबॉर्डिनेट की जिम्मेदारी बनती है कि उसको जो भी ड्यूटी या वर्क असाइन किया गया है उसको वो करेक्टली करे, ठीक है। तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो व्हेन अ सुपीरियर गिव्स अ टास्क टू अ सबॉर्डिनेट, इट इज द सबॉर्डिनेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट द टास्क। तो जब भी कोई सुपीरियर आपको काम दे रहा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस काम को कंप्लीट करके दो, ठीक है। चलिए, अब पावर की बात करें तो द पावर टू मेक डिसीजन इज रिफर टू एज अथॉरिटी। तो जो आपके पास पावर है कोई डिसीजन लेने का, वही आपकी क्या कहलाती है, अथॉरिटी कहलाती है। तो डिसीजन कैन बी मेड ऑन हाउ टू यूज रिसोर्सेस। डिसीजन आप इस पे ले सकते हो कि आपको कैसे रिसोर्सेज का यूज करना है और कैसे कोई काम करना है, ठीक है। तो द अथॉरिटी डेलीगेशन विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी मे लीड टू इनएफेक्टिव यूज ऑफ अथॉरिटी। तो जब आपको अथॉरिटी दी जाती है और बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के अथॉरिटी दे दी जाती है तो उसका सही से पालन नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन जब आपके पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होती है तब आप सही से चीजों को कर पाते हो। तो अथॉरिटी मस्ट बी डेलीगेटेड टू द रिस्पॉन्सिबल पोजीशन ओनली। तो अथॉरिटी आप उसी को दीजिए जिसको आपको लगता है कि हाँ वो जिम्मेदारी ले सकता है, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। लेकिन अगर किसी कोई को आपको देखने में ही लग रहा है कि वो बहुत इरिस्पॉन्सिबल है तो उसको अथॉरिटी देने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। आपको वो क्योंकि सही से डिसीजन भी नहीं ले पाएगा क्योंकि वो खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझता है या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो इन कहने का मतलब ये है कि आप अथॉरिटी उसी पर्सन को दे सकते हैं जो आपको लगता है देखने में कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को दोनों को फॉलो कर पाएगा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं अकाउंटेबिलिटी के बारे में। तो अकाउंटेबिलिटी रिफर्स टू द सबऑर्डिनेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सुपीरियर फॉर हिज वर्क परफॉर्मेंस। तो अकाउंटेबिलिटी क्या रिफर करती है कि अगर आपको सुपीरियर ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और मतलब कोई वर्क दिया है उसको आप सही से परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं परफॉर्म कर रहे हो, ये आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ सुपीरियर असाइन अ जॉब, वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबऑर्डिनेट, he also provides a authority which makes workers subordinate accountable to their superior for work performance। मतलब कि एज अ सुपीरियर अगर मैं आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ तो कोई टास्क दे रही हूँ, कोई काम दे रही हूँ करने को, तो वो आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आप उस काम को करो। और अगर नहीं कर रहे हो तो ये भी आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आप बताओ कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलिए अब समझते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेलीगेशन मस्ट बी वेरी क्लियर। जो ऑब्जेक्टिव है डेलीगेशन का वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पीपल एंड रिलेशन। तो जो पीपल और आपस में लोगों का रिलेशन है वो भी क्लियर होना चाहिए अगर हम डेलीगेशन करने जा रहे हैं तो, ठीक है। लीडरशिप स्टाइल भी होनी चाहिए अच्छी, मतलब कि डेमोक्रेटिक या फ्री लीडरशिप स्टाइल होनी चाहिए अगर आप डेलीगेशन का प्रोसेस यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऑटोक्रेटिक स्टाइल करेंगे तो आप डेलीगेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो डेमोक्रेटिक स्टाइल होती है लीडरशिप की, वहां पे डेलीगेशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑटोक्रेटिक, क्योंकि ऑटोक्रेटिक में जो लीडर होता है वो सेल्फ डिसीजन लेता है, वो किसी और से पूछने नहीं जाता, ठीक है। अब इन्वायरमेंट की बात करें तो द इन्वायरमेंट स्टडी हेल्प्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टू डेलीगेट द अथॉरिटी। तो अगर हम इन्वायरमेंट का नॉलेज है, मतलब हमने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ध्यान से देखा है, तो हम एक अच्छी सी प्लानिंग कर सकते हैं और अथॉरिटी को अच्छे से डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें अपने इन्वायरमेंट, अपने माहौल का ही आइडिया नहीं है तो हम कुछ भी सही से नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आप समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन के बारे में। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं डेलीगेशन के, जैसे अलग अलग चीज़ों के हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, प्लानिंग के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, उसी तरीके से डेलीगेशन के भी प्रिंसिपल्स हैं। तो पहला प्रिंसिपल है फंक्शनल डिफिनीशन का, ठीक है, कि हमें क्लियर होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट के हैं हम, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड की यूनिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक सुपीरियर के मतलब एक सबॉर्डिनेट को दो दो सुपीरियर को वो देना पड़े, दो दो सुपीरियर के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए, ठीक है। तो एक सुपीरियर के अंदर मिनिमम कितने जो है सबॉर्डिनेट काम करेंगे ये क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ में चलनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने किसी ऐसे पर्सन को अथॉरिटी दे दी जो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, ठीक है। और स्कॉलर का प्रिंसिपल भी फॉलो होना चाहिए कि अथॉरिटी हमारी टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो हो, ठीक है। कम्युनिकेशन भी हमारा टॉप से बॉटम चले, एक सीक्वेंस में चले, तो यही क्या कहलाता है, स्कॉलर का प्रिंसिपल कहलाता है। लेकिन जब आप सीक्वेंस को तोड़ देते हो तो वो आपका स्कॉलर चेन नहीं कहलाता, फिर वो आपका क्या कहलाता है, ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का एब्सोल्यूटनेस होना चाहिए, डेलीगेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए, सबको क्लियर होना चाहिए कि उसको कितनी अथॉरिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, ठीक है। चलिए तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन भी है कि हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। चलिए तो डेलीगेशन में
कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव का होना जरूरी है। सीधी सी बात है, अगर आप डेलीगेशन कर रहे हो, किसी को कोई वर्क दे रहे हो, तो कोई ऑब्जेक्टिव होगा जिसको अचीव करना होगा, उसी के लिए आप वर्क दोगे। तो बिना ऑब्जेक्टिव के डेलीगेशन नहीं किया जाता, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेलीगेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप उसको कोई फालतू का काम कराने लगो, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। गिव बैकअप सपोर्ट टू द सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट का एक बैकअप सपोर्ट आपको देना है। अगर आप सुपीरियर हो तो अगर आपने किसी को काम दिया, वो काम नहीं कर पा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आप एक एज अ सपोर्ट और उसके साथ खड़े रहना है आपको, ठीक है। और स्कॉलर चेन तो आपको पता ही है, डेवलप मस्ट म्यूचुअल ट्रस्ट, और आपस में सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट भी डेवलप होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेलीगेशन शुड बी नीड बेस्ड, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारा जो डेलीगेशन है ना, वो नीड बेस्ड होना चाहिए, जरूरत के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अथॉरिटी शुड नॉट बी डेलीगेटेड टू द अवॉइड द सिचुएशन और आउटकम। ऐसा ना हो कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए किसी को जिम्मेदारी दे रहे हो, ठीक है। तो आपका भी नीड क्लियर होनी चाहिए और अगले की भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि डेलीगेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सीधी सी बात है, जब आप किसी को डेलीगेट करते हो तो आपका टाइम बच जाता है। तो ये आपके टाइम को, सुपीरियर के टाइम को सेव कर रहा है, ताकि वो कुछ और अच्छी प्लानिंग कर सके, कुछ अच्छा डिसीजन ले सके, ठीक है। इट इनेबल्स द सुपीरियर टू फोकस ऑन हाई वैल्यू। तो सीधी सी बात है ये, अगर आप अपनी जिम्मेदारियां किसी और को दे रहे हो तो आप अदर चीजों पर ध्यान दे सकते हो, आप अपनी हाई वैल्यूज पर फोकस कर सकते हो कि हम कैसे कंपनी की ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे आगे की चीजें कर सकते हैं, ठीक है। इट इनहेंसेस सबॉर्डिनेट एबिलिटी एंड स्किल। तो अगर हम सबॉर्डिनेट को काम देते हैं करने को, तो वो करके और ज्यादा सीखता है और उसकी एबिलिटीज, उसकी क्षमता और उसकी स्किल इनहेंस करती है, बढ़ती है, ठीक है। सीधी सी बात है, जब कोई काम करेगा तभी तो सीख पाएगा, जब आप किसी को कोई काम दोगे ही नहीं तो वो कैसे सीख पाएगा, ठीक है। चलिए, तो इट क्रिएट्स अ सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप। तो ये एक सेकंड लाइन क्रिएट करती है लीडरशिप की, क्योंकि सबॉर्डिनेट को हमने अथॉरिटी दे दी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो गया। तो कहीं ना कहीं वो भी एक एज अ लीडर के सामने लीडर बनने की कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेलीगेशन क्रिएट द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड टुगेदरनेस। तो जब आप सबॉर्डिनेट्स को काम देते हो तो उनके बीच में आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है, आपस में एक साथ काम करने की भावना जागती है, ठीक है। कोऑपरेशन की इंटेंशन आती है, तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। एक बिलोंगिंगनेस और टुगेदरनेस की सेंस क्रिएट होती है। इट क्रिएट सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो एक अर्जेंट वर्क करने की सेंसिबिलिटी उनके अंदर क्रिएट होती है कि हाँ, मुझे सुपीरियर ने काम दिया तो मुझे इसको करके उनको देना है, ठीक है। इट बिल्ड्स एंड सस्टेन टीम स्पिरिट, और एक टीम स्पिरिट भी बनती है, क्योंकि हम एक साथ मिलकर के एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। इट जनरेट्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीधी सी बात है कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्रिएट हो रही है, क्योंकि हमारी एक टीम बन रही है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे एडवांटेजेस हैं हमारे डेलीगेशन के। चलिए अब हम समझते हैं कि कौन कौन से बैरियर्स हैं हमारे इफेक्टिव डेलीगेशन के, ठीक है। चलिए, मतलब बैरियर्स का मतलब हो गया कि कौन सी चीजें हैं जिसके डर से लोग डेलीगेशन नहीं करना चाहते, ठीक है। तो पहला है हमारा फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। तो कभी कभी मैनेजर को लगता है कि अगर हमने सारा कंट्रोल अपने सबॉर्डिनेट या सुपीरियर को दे दिया तो हमारा कंट्रोल हमारे बिजनेस से खत्म हो जाएगा, तो इस डर से वो अपना कंट्रोल किसी को नहीं देता, ठीक है। एक्सक्यूज मी। चलिए, नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ ट्रस्ट। तो कभी कभी हमें भरोसा नहीं होता कि हाँ, ये व्यक्ति हमारा काम सही से कर सकता है, तो इस वजह से भी नहीं दिया जाता। कभी कभी क्या होता है कि लैक ऑफ टाइम होता है, टाइम भी नहीं है कि हम अपने टास्क को किसी और को दे सके या किसी और से करा सके, ठीक है। कभी कभी हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हाँ, हमारा काम कोई और अच्छे से कर सकता है, ठीक है। कभी कभी कंपनी का कल्चर इतना अच्छा नहीं होता, लोग इतने सब कोऑपरेटिव नहीं होते कि उनसे कोई काम की उम्मीद की जा सके, उनको कोई काम दिया जा सके, ठीक है। कभी कभी हमारे पास इतना स्टाफ नहीं होता कि हाँ, हम अपने काम को बांट सकें। सीधी सी बात है, जब हमारा छोटा सा बिजनेस है, 2 ही 3 लोग काम कर रहे हैं, तो हम अपना काम खुद ही करते हैं, किसको हम बांटने जाएंगे, ठीक है। कभी कभी हमें डर रहता है कि हम अगर काम दे रहे हैं तो कहीं ये फेल ना हो जाए, तो इस डर से भी हम अपना काम किसी और को नहीं देते, ठीक है। और कभी क्या होता है कि मैनेजर को ये लगता है कि हाँ, मैं ही सबसे बेटर हूँ, मैं ही सबसे अच्छे से काम कर सकता हूँ, इस डर से भी वो किसी और को अपना काम नहीं देना चाहता, ठीक है। तो मैनेजर ये सोचता है कि आई कैन डू द टास्क बेटर देमसेल्फ, मैं खुद से ज्यादा बेटर तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसका एटीट्यूड हो जाता है। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू एस्टेब्लिश अ चैनल। और कभी कभी हम इतने कैपेबल नहीं होते कि हम एक चैनल क्रिएट कर सकें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को किसी को डेलीगेट कर सकें, ठीक है। तो ऐसे बहुत से बैरियर्स हैं जिनके डर से लोग अपने काम को अपने सबॉर्डिनेट्स को या सुपीरियर को नहीं देना चाहते, ठीक है। चलिए, अब हम समझते हैं कि मीन्स क्या क्या होते हैं इफेक्टिव डेलीगेशन के, ठीक है। तो अगर इफेक्टिव डेलीगेशन चाहिए तो हमें अपनी ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली
असाइनमेंट देना चाहिए, ठीक है। सबको ये क्लियर होना चाहिए कि उसको कौन सा काम करना है, ठीक है। सबॉर्डिनेट्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो सीधी सी बात है, अगर हमें सबॉर्डिनेट से काम लेना है तो हमें उनको समझना होगा कि हाँ वो किस स्तर का काम कर सकते हैं, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि हम उन्हें ऐसा काम दे दे जो उन्हें आता ही ना हो, ठीक है। तो हमें एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनकी समझनी है, ठीक है। सबॉर्डिनेट के इंटरेस्ट को भी समझना है। पता चले वो है अकाउंट का और हमने उसको आर्ट वाला काम दे दिया, ठीक है। अगर वो अकाउंट का है तो उसे हमें अकाउंट से जुड़ा हुआ फाइनेंस का ही काम देना चाहिए, ठीक है। तो ये भी देखना है हमें। इफेक्टिव फीडबैक सिस्टम भी होना चाहिए कि हमने काम दिया, अगर सबॉर्डिनेट नहीं कर पा रहा है तो हमें पता चलना चाहिए कि हाँ वो क्यों काम नहीं कर पा रहा है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। अगर वो काम उसको नहीं आता तो उसको आप गाइड करिए, उसको इंस्ट्रक्ट करिए, उसको सिखाइए, तब तो वो आपका काम कर पाएगा, ठीक है। तो एक फीडबैक सिस्टम भी होना चाहिए कि हाँ कोई काम दिया गया है तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @commerce by हर्षिता पर सेंड कर दूंगी, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सकें। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।